हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बेसिकली कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, जो अपन ने रिसेंटली जो पिछली वीडियो अपने कंप्लीट करी थी बोहर मॉडल के ऊपर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर, उसके बेसिस पे अपन कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपन अपना पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन कर रहा है। मतलब कि ये फोर्थ एनर्जी लेवल है और ये हमारा सेकंड एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अपन को पता है कि एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल होता है। और जब वो अनस्टेबल होता है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएशंस के फॉर्म में बाहर लिबरेट कर कर अपनी ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। सही बात है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ भी होती होगी, तो वही वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। और इसके बाद हमने इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस लाइन लाई, ये कौन से रीजन में लाई करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितने सारे रीजन्स होते थे, यूवी रीजन, आईआर रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन। तो उसमें ये कौन से रीजन में लाई कर रही है वो अपन को बताना है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन जब भी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, रेडिएशन की एनर्जी जब अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी करते थे। अपन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब भी वो आता था, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो अपन क्या करते हैं, जितनी भी एनर्जी वो लिबरेट करेगा वो कैसे पता पड़ेगी, जब अपन इस वाली जो हायर लेवल की जो एनर्जी है और जो लोअर लेवल की जो एनर्जी है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन को, तभी तो पता पड़ेगा कि जो भी सब्ट्रैक्शन से जो आंसर आएगा उतने की ही एनर्जी जो है वो यहाँ पर वो लिबरेट करेगा। और एक बार एनर्जी पता पड़ गई तो वेवलेंथ निकालना तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो फोर्थ एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी है वो निकालेंगे। तो अब यहाँ पर अपन को बोहर मॉडल वाला चीज़ याद आनी चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए जो बोहर ने किस तरीके से एनर्जी निकालना बताया था इन पर्टिकुलर शेल। तो हमें पता है कि En जो होता है वो -221.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन n² होता है। और ये वैल्यू जूल पर एटम के अंदर अपन को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू इस केस में क्या है, 4 है। तो E4 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और लिखती हूँ -21.8 इंटू 10⁻⁻19 n², मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 आ जाएगा जूल पर एटम जो है अपने पास आ गया। सिमिलरली मैं सेकेंड लेवल के लिए भी निकालूंगी। सेकेंड लेवल के लिए मैं यहाँ पे E2 लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि सेकेंड एनर्जी लेवल है, तो 2 का स्क्वायर करके 4 आ जाएगा जूल पर एटम के अंदर अपनी ये वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, E2 माइनस E1 करना है। E2 माइनस E1 क्या करेंगे, जो कि क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, 4 से 2 पे आ रहा है तो फाइनल तो 2 हुआ। तो मतलब यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाली एनर्जी को फोर्थ एनर्जी लेवल से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। तो इनिशियली तो वो फोर्थ लेवल पे था ना, फिर वो आया है अपने पास सेकेंड लेवल पे, तो फाइनल लेवल क्या हो गया इसका, सेकेंड वाला, और पहला लेवल उसका क्या हो गया, फोर्थ वाला। तो इन दोनों को अपन किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो -21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 4 को माइनस करना है -21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 16। इस तरीके से ही करेंगे अपन इसको। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 16। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये दोनों चीज़ें मुझे क्या लिख रही है, कॉमन दिख रही है, तो कॉमन को अपन बाहर निकाल देंगे ताकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं +21.8 इंटू 10⁻⁻19 बाहर लिख रही हूँ। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस प्लस तो ओवरऑल माइनस ही होता है, तो अपन क्या करेंगे 1/4 माइनस 1/16 कर देंगे। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 21.8 इंटू 10⁻⁻19। इसका मैंने सिंपली LCM लिया है, तो LCM लेकर आ जाएगा 5/16 आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, 5/16 जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। 5/16 आने के बाद जब इसको अब अपन को क्या करना है, इसको पूरा मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है बेसिक मैथ्स से, तो अपना आंसर निकल के आएगा 4.0875 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो आंसर है ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो अपन ने एनर्जी निकाली ना। देखो यहाँ पे अपन ने डिफरेंस किया था एनर्जी का, E2 माइनस E4 किया था, चेंज इन एनर्जी निकाला था। वो अपन जानते हैं कि E = h न्यू होता है, और न्यू जो है
न्यू को कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन वेवलेंथ लिख सकते हैं। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है, और एनर्जी अपन ने कैलकुलेट कर ही ली है। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई हो जाएगा, सही है। इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई। अब एच की वैल्यू क्या होती है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन एनर्जी जो तुमने कैलकुलेट करी 4.087 इंटू 10⁻19। तो जब इस चीज़ को तुम सॉल्व करोगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 4.863 इंटू 10⁻7 मीटर्स, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा विजिबल रीजन होता है, यहाँ पे इन्होंने एक और क्वेश्चन भी पूछा था वेवलेंथ के साथ साथ कि कौन से स्पेक्ट्रम में ये लाई करेगी। तो देखो विजिबल रीजन कहाँ से लाई करता है, 400 से लेकर 750 नैनोमीटर्स तक लाई करता है। ये देखो कौन सा रीजन है, ये मीटर्स में दिया हुआ है ना, अपन इसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 486.3 नैनोमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये विजिबल रीजन में ही लाई कर रहा है। अगर ये भी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, वो 4 से 2 पे आ रहा है। 2 पे कौन सी सीरीज स्टार्ट होती है, लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज़ आती है, ठीक है। बाल्मर के लिए जो ग्राउंड लेवल होता है वो क्या होता है, 2 होता है, मतलब ये बाल्मर रीजन में आ रही है। और हमें पता है कि जो बाल्मर रीजन होता है वो तो विजिबल रीजन में ही लाई करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, बस ये आंसर निकल गया। उसके बाद बस यही अपना स्ट्राइकिंग पॉइंट था कि वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे आ रही है। जिसको यहाँ पे स्ट्राइक कर गया होगा तो ये सेकंड पार्ट का तो आंसर उसने वहीं पे ही निकाल दिया होगा, है ना। तो अपन को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशंस लाइन ऑब्टेन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल्स टू 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। हाँ, हाइड्रोजन एटम के अंदर तो उसका ग्राउंड स्टेट 1 ही होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 6 से लेकर n इज इक्वल्स टू 1 पे आता है तो वो कितनी नंबर ऑफ लाइंस को एमिट कर सकता है मैक्सिमम। तो देखो इस चीज़ को करने का जो एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2। ये अपना क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे n2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और n1 जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट है। 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 लिख दिया। 6 माइनस 1 की जगह आ जाएगा 5 इंटू 6 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो इंटू 6 ही रहने वाला है अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 दैट इज़ 15। तो टोटल कितनी लाइंस एमिट हो सकती है अगर कोई हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 6 से लेकर n इज इक्वल्स टू 1 पे आता है, तो इस तरीके से कैसे लाइन एमिट हो सकती है, वो 15 हो सकती है। अब मैं तुम्हें क्या करती हूँ, मैं तुम्हें आके बता भी देती हूँ कि किस तरीके से 15 लाइंस जो है वो बनेंगी, ठीक है। 15 लाइंस जो है वो किस तरीके से बन सकती हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर n2 माइनस n1 करूँ सिंपली, मतलब 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 करूँ मतलब कि 5 आएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कैसे हो सकता है, अपना जो 6th शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 6 से 5 पे भी आ सकता है, 6 से 4 पे भी आ सकता है, 6 से 3 पे भी आ सकता है, 6 से 2 पे भी आ सकता है, 6 से 1 पे भी आ सकता है। इस तरीके से वो कर सकता है, मतलब कितने जंप्स ले सकता है, 1 2 3 4 5, 5 जंप ले सकता है। या तो फिर वो क्या कर सकता है, 5 से आकर 4 पे आ जाए, फिर 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, 5 से 1 पे, या फिर 4 से 3 पे, 4 से 2 पे, 4 से 1 पे, या फिर 3 से 2, या फिर 3 से 1, या फिर 2 से 1। काउंट करो, इधर कितनी लाइंस आई, 5, इधर कितनी आई 4, यहाँ पे कितनी आई 3, यहाँ पे कितनी आई 2, यहाँ पे कितनी आई 1। इन सबको कैलकुलेट करो तो 5 + 4 हो गया 9, 9 + 1 हो गया 10, 10 + 5 हो गया 15। इस तरीके से 15 लाइंस जो है वो बनती है। लेकिन अपन को ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें अपन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला लगाकर अपन को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इन द एक्साइटेड स्टेट इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, जिसने कंसेप्चुअली ये टॉपिक समझा होगा ना, उसी को ही ये बात पता होगी। देखो कोई है ना ये ग्राउंड स्टेट है और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी है, 0.85 वोल्ट है। एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, 0.85
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट? जब यही इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे की तरफ आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन, मतलब जो फोटोन निकलेगा, मतलब लाइट की जो रेडिएशन निकलती है उसके पैकेट्स को ही अपन फोटोन कहते हैं, है ना। तो ये जो एनर्जी निकलेगी, उस फोटो रेडिएशन निकलेगी, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसकी एनर्जी हमें निकालनी है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है। सही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। क्या हो सकती है कि इन्होंने यहाँ पर अपन को आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है जो कि एक्साइटेड स्टेट में पड़ी हुई है इलेक्ट्रॉन के पास। तो आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले ये जान लो कि आयनाइजेशन वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए काम आती है। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, अगर मैं उसको कोई ऐसी एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दूं जिससे क्या हो जाए, हाइड्रोजन एटम जो है वो H+ आयन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली बाहर चला जाए, क्या हो जाए, कम्प्लीटली आउट हो जाए, उसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है ना कि एक्साइटेड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो प्लस 0.85 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेट पे आकर अगर तुमने इसको प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो उस समय ऐसी एनर्जी अगर दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एटम से बाहर निकल जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने इतनी एनर्जी दे नहीं रखी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गया नहीं है। तो बेसिकली ये जो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, वो अभी इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी जो है वो पड़ी हुई है। तो इसको अपन किस तरीके से लेंगे, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी कैलकुलेशन होती हैं वो हमेशा एनर्जी को नेगेटिव ही लिया जाता है। ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, ये अगर इतनी एनर्जी दे दोगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, लेकिन अभी तक दी थोड़ी है ना। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है ना, वो उसकी खुद की एनर्जी है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, इसको -0.85 वोल्ट लिया है। वापस बता देती हूँ कि अगर आयनाइजेशन दे रखी है एनर्जी वो प्लस 0.85 वोल्ट दी है। इसका मतलब ये है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, -0.85 वोल्ट प्रेजेंट उसके पास इतनी है। लेकिन अगर तुमने एडिशनली 0.85 दे दी ना, ऊपर से और दे दी ना, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम को H+ आयन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ सीखने की थी। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अपन को एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो पता पड़ेगा कि कितनी एनर्जी की रेडिएशंस जो है वो निकली है। सही है, तो अपन इसको कैसे माइनस करेंगे, 0.85 में से माइनस करना है किसको, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपॉन n² होता है। अब n तो यहाँ पे 1 ही है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6। इसको सॉल्व करोगे तो -0.85 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 आ जाएगा। तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। मतलब कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है जब अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो इतनी एनर्जी जो है वो लिबरेट कर देगा। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन एब्जॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, जो कि ग्राउंड स्टेट में बैठा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, तभी तो मैं इसको एनर्जी दे रही हूँ और वो हायर स्टेट में जा रहा है ना। तो उसको मैंने कितनी एनर्जी दे दी है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है। तो वो कौन सी स्टेट में जाएगा, मतलब कौन से n की वैल्यू क्या होगी, वो कौन से n की वैल्यू में जाएगा, एनर्जी लेवल में कौन से 1 में, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, वो हमें कैसे पता पड़ेगा। तो देखो, हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देख के आए थे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करिए तो वो ग्राउंड स्टेट वाली भी अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेनी पड़ेगी। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है ना। अब मैंने उसको दे दी कितनी है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे, ये बताओ। अब मैंने क्या बोला है, तुमने उसको एक्सटर्नली दी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब एक्सटर्नली देते हैं तो हमेशा साइन क्या होता है, पॉजिटिव का साइन होता है। ठीक है, तो तुमने एक्स्ट्रा उसको कितनी एनर्जी दी है,
एक्स्ट्रा एनर्जी दी है उसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो मैं देख लेती हूँ कि उसके पास टोटल एनर्जी जो है वो कितनी बची हुई है, टोटल एनर्जी जो है उसके पास उसने कितनी एब्जॉर्व करी है ना। तो देखते हैं 13.6 माइनस का प्लस 12.1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसके पास एनर्जी अब पड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि -13.6 उसके पास ऑलरेडी थी, 12.1 तुमने उसको बाहर से दी लेकिन वो पॉजिटिव में थी, तो पता तो पड़े एग्जैक्टली उसके पास कितनी एनर्जी आई है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो कितना क्या करेगा, जंप कर सकता है। तो इसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि 13.6 अपॉन n² इज इक्वल्स टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि इतनी एनर्जी से वो कौन सी n की वैल्यू पे जाएगा। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो n माइनस है ना यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो 13.6 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू n²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 टाइम्स आता है, 135 आता है, 135 आता है, लेकिन उसको अपन अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे 13.6 है ना, 15 की टेबल में 9 टाइम्स 135 आता है, यहाँ पे 13.6 है तो इसलिए अपन ने अप्रॉक्सीमेशन 9 माना है। ओके, 0.6 था, इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है। तो n² जो है वो 9 के बराबर, तो n जो है वो कितना आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो n का, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम इसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हो ना ग्राउंड स्टेट में, तो क्या होगा एग्जैक्टली उसके पास आई कितनी है, 12.1 नहीं आई है, उसके पास -1.5 आई है, और उस 1.5 की एनर्जी को वो लेकर कहाँ तक जा सकता है, n=3 पे जा सकता है, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ सीखोगे, हमें क्या करना है, वेव नंबर को कैलकुलेट करना है, वेव नंबर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। एक बहुत अच्छी टर्म दे दी है यहाँ पर, इसको पकड़ के रखना, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करना है इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। बाल्मर सीरीज़ बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ, बाल्मर सीरीज़ क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो लाइट आएगी वो तो विजिबल रीजन में आने वाली है सबसे पहली बात, और इसके लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू हो जाती है 2, ये फिक्स रहती है ना। n1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिडबर्ग फॉर्मूला, है ना, बाल्मर सीरीज़ की वैल्यू n1, बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू हो जाती है 2, है ना। अपन को वेव नंबर कैलकुलेट करना है, तो वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए n2 की वैल्यू उन्होंने नहीं दे रखी है, n2 की वैल्यू तो नहीं दे रखी है। चलो एक बार पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। वेव नंबर इज इक्वल्स टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे n1 की वैल्यू तो 2 फिक्स हो चुकी है, लेकिन n2 की वैल्यू उन्होंने नहीं दे रखी है, क्योंकि r तो अपन को पता है 109677 होता ही है ना। तो उससे अपन वेव नंबर कैलकुलेट कर तो सकते हैं, लेकिन n2 की वैल्यू नहीं दे रखी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बहुत प्यारा हिंट दिया है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो E=h होता है, E=hc/λ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सबसे बड़ी वेवलेंथ चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ चाहिए, तो मुझे एनर्जी सबसे क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो कोई एक ऐसा ट्रांजिशन ढूंढो जिसके अंदर एनर्जी सबसे कम देनी पड़े, जिसके वजह से वेवलेंथ क्या हो जाए, सबसे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो भाई देखो, बाल्मर सीरीज़ तो n=2 पे होती है, और सबसे छोटा ट्रांजिशन जो होता है वो उसके अंदर क्या हो सकता है, जब वो n=3 पे जाए। ऑब्वियसली सबसे पास वाला तो ट्रांजिशन इसका यही है, बाकी सब में तो इससे ज़्यादा एनर्जी ही लगेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेनी है तो मुझे n2 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग पॉइंट था, ठीक है। तो r=109677, 1/n1 की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और n2 की जगह 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। इसको अपन को सॉल्व कर जो है वो वेव नंबर जो है वो निकाल लेनी है ना। इसको सॉल्व कर अपन को वेवलेंथ निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आ जा सकता है अपना, मतलब तुम जब सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा सेंटीमीटर इन्वर्स में आएगा, क्योंकि वेवलेंथ इज़ 1/वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेव नंबर होता है। वेट अ मिनट, 1/वेवलेंथ जो है वो वेव नंबर के बराबर होता है। इसकी सेंटीमीटर यूनिट होती है, तो उसकी सेंटीमीटर इन्वर्स रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो इसका आंसर अपना निकल के आएगा 1523.9 सेंटीमीटर इन्वर्स। फुल्ली कैलकुलेटिव पार्ट है, इसमें कुछ और ज़्यादा समझना नहीं है, समझना यहाँ पे सिर्फ ये था, स्ट्राइकिंग पॉइंट समझना था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला। तो चलो अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज़ इज 656 नैनोमीटर। मतलब कि जो बाल्मर सीरीज़ होता है उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन आता है ना, उसका जो वेवलेंथ आता है वो हमें दे रखा है 656 नैनोमीटर। सही है। अब फर्स्ट लाइन का क्या मतलब होता है,
फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू तो हमें पता है 2 होती है, ठीक है। तो जब n1 उसका ग्राउंड स्टेट 2 है, जब 2 से वो 3 पे जाएगा ना, तब अपन को क्या दिखेगी, फर्स्ट लाइन दिखेगी, और उस लाइन की वेवलेंथ जो है वो तुम्हें दे रखी है ना। और सेकेंड लाइन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन, हमें क्या करना है, सेकेंड लाइन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। सेकेंड लाइन की वेवलेंथ, सेकेंड लाइन कब आएगी, सेकेंड लाइन जो है वो कब आएगी, जब n1 तो 2 ही रहना है, लेकिन अब n2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो हमें नहीं दे रखी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन पार्ट को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रिडबर्ग फॉर्मूला, वेव नंबर विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यही रिडबर्ग फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर वेवलेंथ की जगह तो मैं 656 नैनोमीटर लिख देती हूँ, आर की जगह एक बार आर ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी होगा ना, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो फालतू में कैलकुलेशन अपन को बड़ी नहीं करनी है। तो n1 की जगह यहाँ पर फर्स्ट केस में n1 तो 2 है तो 4 कर देती हूँ क्योंकि उसका स्क्वायर लेना है, और n2 3 है तो 9 कर देती हूँ क्योंकि इसका भी स्क्वायर लेना है। सिंपली जब यहाँ पे अपन LCM लेंगे तो अपना क्या आएगा, 1/656 एज इट इज़ आ जाएगा। LCM लेने पर जो है अपना 5r/36 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई है, एक बार इसको देखना है ना। अब अपन को क्या करना है, अपना सेकंड इक्वेशन एक बार बना के देखना है। सेकंड लाइन का 1 अपॉन वेवलेंथ वी डोंट नो, वेवलेंथ हमको पता ही नहीं है सेकंड केस के लिए, तो इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। r की जगह r आ जाएगा, n1 n2 मतलब 4 माइनस 16 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू 3r/16, इसको सॉल्व करेंगे तो 3r/16 आ जाएगा। LCM लेना है सिंपली और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपनी क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हमको क्या करना है, अपन को वेवलेंथ ही तो कैलकुलेट करनी है, तो अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन का। फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं बाय सेकेंड, फर्स्ट को क्या कर देते हैं, सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। जब अपन डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके का अपना वैल्यू बनेगा, λ/656 अपन ने डिवाइड किया है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया है ना। तो λ/656 विच इज़ इक्वल्स टू 5/36 इंटू 16/3, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा था 5 के साथ और यहाँ पे अपने पास क्या था, 3 के साथ आ रहा था, तो दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए वो लिखा नहीं है यहाँ पर, है ना। इसके साथ भी आ रहा था, इसके साथ भी आ रहा था, तो वो कैंसिल हो जाता, इसलिए अपन ने यहाँ वो चीज़ लिखी नहीं है। वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो लैम्डा यहाँ पे रहेगा 5 इंटू 16/36 इंटू 3, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 656। ओके, तो आंसर अपना किस में आना है, नैनोमीटर्स में ही आना है, ठीक है। तो नैनोमीटर्स में जब तुम इसको पूरा सॉल्व करके निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 485.9 नैनोमीटर्स। हमने कोई कन्वर्जन यहाँ पे किया नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, मतलब कि जो वेवलेंथ थी वो तो हमने सेकेंड लाइन की निकाल दी है। अब ये लिमिटिंग लाइन की अपन को क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। ये लिमिटिंग लाइन होता क्या है पहले ये समझ लें। देखो, लिमिटिंग लाइन जो है, लिमिटिंग लाइन वो होती है जब n2 जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। n2 क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, और n1 जो है वो 2 तो यहाँ पे है ही क्योंकि बाल्मर सीरीज़ है, n1 2 है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तब जो लाइन हमें दिखती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू r, 1 अपॉन यहाँ पे अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 0 आ जाना है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो r/4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किया। अब यहाँ पर क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसमें भी क्या करेंगे, फर्दर डिवीजन करेंगे। इसमें फर्स्ट इक्वेशन को तुम थर्ड से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी बाय 3। जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन निकल के आएगी। सिमिलरली इसके जैसा ही करना है सॉल्व, है ना, इज इक्वल्स टू 5/36 इंटू 4, और जो ये 656 है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो अपना आंसर 364.4 नैनोमीटर्स जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना था। इस वाले जो क्वेश्चन में डिफरेंट क्या बात थी कि यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन कैसे बनती है, सेकंड लाइन कैसे बनती है, वो हमने सीखा, है ना। अगर ये थर्ड फोर्थ बोलता तो तुम वो भी कर लेते। ये लिमिटिंग लाइन क्या होती है वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा, है ना, और एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी।
अब अपन अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन इन द स्पेक्ट्रम। हमें वेवलेंथ, यहाँ पर भी वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर भी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द लिथियम प्लस 2 आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन लाइक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ आ गई है, मतलब Z² तो डेफिनेटली आने वाला है फॉर्मूला के अंदर। व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस, कोई दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है और तब कोई रेडिएशन निकल रही है, उसकी वेवलेंथ मुझे निकालनी है। जब सम है उन दोनों ही लेवल्स का जो सम है, मतलब N1 प्लस N2 का जो सम है, मतलब उनको ऐड करती हूँ तो 4 आता है, उनको जब मैं माइनस करती हूँ N2 माइनस N1 करती हूँ तो क्या आता है, 2 आता है। लेकिन इन्होंने N1 N2 की वैल्यू नहीं दी, और जब तक N1 N2 की वैल्यू नहीं आएगी तो मैं रिडबर्ग फॉर्मूला में उसको पुट नहीं कर पाऊंगी और वेवलेंथ नहीं निकाल पाऊंगी। तो उन्होंने यहाँ पर को जो हिंट दी है उसको यूज़ करना है। सॉरी, यहाँ 1 है ना, N2 माइनस N1 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको मैं क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ। ऐड करूँगी तो N1 में से N1 कैंसिल हो जाएगा और N2 जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2N2 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में जाके 3 आ जाएगी। N2 की वैल्यू 3 आ गई है, तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ। N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 4, N1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, वेयर N1 विल बी इक्वल्स टू 1। तो मतलब N1 की वैल्यू 1 आ गई है और N2 की वैल्यू 3 आ गई है। बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू R, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z² लगाना मत भूलना, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है, हाइड्रोजन नहीं है, लिथियम है, ठीक है। तो R की जगह 109677 लिख देंगे। N1 की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर रहने वाली है, 2 जो है वो 3 का स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है। और Z² की जगह क्या लिखेंगे, लिथियम है तो 3 आएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, है ना। इसको अपन को क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, ये अपन 1 अपॉन वेवलेंथ जो है वो निकाल रहे हैं। तो देखो, एक बार और देख लो, एक और स्टेप। 109677 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 LCM आ जाएगा, 9 माइनस 1 आ जाएगा, इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 109677, 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 इंटू 8/9 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से 9 जो है वो हो गया कैंसिल, 9 से 9 हो गया कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन वेवलेंथ की वैल्यू है, अपन को वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 109677 इंटू 8 हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर इन्वर्स नहीं, इस बार सेंटीमीटर आएगा क्योंकि अपन ने रेसिप्रोकेट कर लिया है ना। तो इस तरीके से अपन ने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस की अप्रोच देखी है सॉल्व करने की, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहने वाला है अपना क्वांटम मैकेनिक्स पे, और उसमें भी अपन डी ब्रॉगली कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।